चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज मैं जो आईएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं जो मैं आपको बताने वाला हूं, प्लस मैं इनको समझाऊंगा भी। बहुत से बच्चे होंगे कि सर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, जो यूट्यूब पर अक्सर होता है बच्चों के साथ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, लेकिन समझाएगा कौन भाई? समझाने की भी जिम्मेदारी है हम लोगों की, कोई बच्चों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां जाके आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, बहुत बेहतरीन रील डाल रहा हूं मैं, पतली कमरिया वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को याद दिलाने का तरीका, जैसे मैं आपसे कहूं कि देखो बेटा लड्डू आ रहा है आसमान में से और हम मुंह फाड़ देते हैं, है ना। मुंह वैसे हम कुछ और चीजों के लिए फाड़ते हैं, लेकिन यहां पर जब लड्डू के लिए मुंह फाड़ते हैं तो ऐसे फाड़ते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? मान लीजिए आप शादी में गए और शादी में 4 लोग हैं और चारों की थाली में जो खाना है वो अलग अलग तरीके का। किसी ने रसगुल्ले 2 लिए तो किसी ने 4 लिए, किसी ने रोटी 2 लिए तो किसी ने 3 ली है, किसी ने रायता 1 लिया है तो किसी ने लिया नहीं है। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है। तो क्या ए का कॉम्बिनेशन ए ने अपने हिसाब से लिया, बी का कॉम्बिनेशन बी ने अपने हिसाब से लिया और सी का कॉम्बिनेशन सी ने अपने हिसाब से लिया, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन देंगे ये सभी काम तो एक ही करेंगे, खाने का। तो सेटिस्फेक्शन तो सेम है, लेकिन वो अलग बात है जब ए ने खाया तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, बी ने खाया तो उसको थोड़ा कम मिला, सी ने खाया तो सबसे ज्यादा मिला। यानी कि ये जो कर्व होता है वो इस तरीके से जाता है, उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। यानी कि इट रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं कि मान लीजिए जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको मैंने रसगुल्ला खिलाया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब सबने रसगुल्ला खाया तो सबका जो सेटिस्फेक्शन है अलग अलग है। कोई कह रहा भैया एक और खिलाओ, कोई कह रहा भैया चाशनी दे दो एक्स्ट्रा, कोई कह रहा मैं 2 लूंगा। तो उसका जो कर्व बन रहा है उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसकी प्रॉपर्टी और इंडिफरेंस कर्व बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज क्या है? ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, बिलो एक्स एक्सिस नहीं जाते, और जो ऊपर वाला कर्व होता है वो नीचे वाले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, और ये हमारा कॉन्वेक्स होता है। दूसरा आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप किसी भी चीज को कंज्यूम करते हो, धीरे धीरे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है और एक पॉइंट पर खत्म हो जाता है। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन किसी भी लॉ के एजम्पशंस भी होते हैं और एक्सेप्शंस भी होते हैं। एजम्पशंस यानी कि ऐसा होएगा तब ये लॉ काम करेगा, और एक्सेप्शन जहां पे ये लॉ काम नहीं करेगा। तो एजम्पशंस का मतलब है जब भी आप किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में करो। यानी कि अगर चाय पी रहे हो तो कम से कम 1 कप में तो पियो, ना कि 1 चम्मच में। दूसरी चीज कंटिन्यूअसली आप जो भी खा रहे हो वो लगातार खाओ, तब ये लॉ काम करेगा। कहां पे ये लॉ काम नहीं करेगा? मनी बाई के केस में, पैसे वाले केस में ये काम नहीं करेगा। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व और ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड है हमारा इलास्टिसिटी। जो आपकी डिमांड में है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जो आपकी सप्लाई में है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके न्यूमेरिकल्स आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इलास्टिसिटी क्या होती है? जब हमारी प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जो चेंज हो रहा है, प्राइस कुछ चेंज होगी, मान लीजिए प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और उसके रेस्पॉन्स को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इसमें क्या होता है? ईडी ग्रेटर देन 1 होता है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक, ईडी इक्वल टू 1 होता है यूनिटरी इलास्टिक, ईडी लेस देन 1 होता है इनइलास्टिक। अब उसका मतलब क्या होता है? ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि अगर प्राइस चेंज हो रही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो प्राइस से ज्यादा डिमांड चेंज हो जाएगी, उसको हम कहते हैं ईडी ग्रेटर देन 1। प्राइस जितना चेंज हो रहा है उसके बराबर डिमांड चेंज हो रही है, ईडी इक्वल टू 1। प्राइस जितना चेंज हो रहा है उससे कम डिमांड चेंज हो रही है, ईडी लेस देन 1, ठीक है।
उसके बाद आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीजिंग डिमांड, डिक्रीजिंग डिमांड, और यही केस सप्लाई में। एक्सटेंशन का मतलब होता है प्राइस के कम होने से डिमांड का बढ़ जाना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है प्राइस के बढ़ने से डिमांड का कम हो जाना। यही अगर सप्लाई में होगा तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई का बढ़ जाना और प्राइस के कम होने से सप्लाई का घट जाना। लेकिन ये यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या होगा फिर सर? प्राइस के अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ओन गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन, इनकी वजह से, इनमें चेंज आने की वजह से इनकम अगर बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो इंक्रीज इन डिमांड, और घट गई तो डिक्रीज इन डिमांड। फिर आपको मालूम होना चाहिए टैक्स, डायरेक्ट टैक्स भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स भी होता है, रिग्रेसिव टैक्स भी होता है। डायरेक्ट टैक्स हमारा वो टैक्स होता है जहां पर जो टैक्स देने का बर्डन है और जिसकी जेब से पैसा जा रहा है वो दोनों ही व्यक्ति सेम है, जैसे कि इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो शिफ्ट होता है, आपने मेरे को दिया, मैं दूंगा सरकार को, जैसे कि जीएसटी। प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जो अमीरों पर बर्डन ज्यादा डालता है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ ये टैक्स भी बढ़ता जाएगा। और रिग्रेसिव टैक्स का मतलब जो एक फिक्स रहता है और जो बर्डन गरीबों पर ज्यादा डालता है ना। फिर आता है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल आपके आएंगे ही आएंगे, इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो मेरे से व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा, या मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में ये जो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की वीडियो है और जो 80 वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं। तो उसमें बेसिक चीज भी आनी चाहिए आपको। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम जो हमारी फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम वो पैसा होता है जो मेहनत से कमाया जाता है, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। तो जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने फैक्टर इनकम अर्न करी एक साल के अंदर, उसके टोटल को हम नेशनल इनकम कहते हैं। आपके कोर्स में फैक्टर इनकम नाम से दे रखी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये हमारी फैक्टर इनकम होती है। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? वो व्यक्ति जो पिछली पूरी साल हमारे भारत में रहा हो और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पैसे कमाना, पैसे गंवाना, पैसे खर्च करना, वो भी इसी कंट्री में हो, तो उसे हम कहते हैं हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। फिर ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस सीलिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस फ्लोर जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं कम या ज्यादा। एमपीसी, एमपीएस, के, एपीसी, एपीएस, इनके न्यूमेरिकल आपको देखने हैं अच्छे से। अगर उनके न्यूमेरिकल नहीं आते हो तो मेरे से आप वीडियो ले लेना। टैक्स रिसीप्ट और नॉन टैक्स रिसीप्ट, जब हम गवर्नमेंट बजट बनाते हैं तो हमारे पास दो रिसीप्ट होती है, एक हमारी कैपिटल रिसीप्ट और एक हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट हमारा वो पैसा होता है जिसके आने से सरकार की एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, और रिवेन्यू रिसीप्ट हमारा वो पैसा होता है जिस पैसे के आने से सरकार की एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसी के पार्ट है ये टैक्स रिसीप्ट और नॉन टैक्स रिसीप्ट। टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर कोई हमें डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, तो सरकार के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है जो सरकार को निभानी है। ऐसे ही नॉन टैक्स रिसीप्ट में वो पैसा जैसे फीस है, फाइन है, एसचीट है, स्पेशल असेसमेंट है, ये सारे नॉन टैक्स रिसीप्ट होते हैं। फिर जो आपका मार्केट है, जैसे जिसमें आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इसके फीचर्स, इनके डिमांड कर्व बहुत जरूरी है, याद से पढ़ लीजिएगा। मेथड्स ऑफ डेब्ट रिडेम्पशन, डेब्ट रिडेम्पशन यानी कि कर्ज को जब पेमेंट करते हैं कर्जे का, उसको हम किस किस तरीके से पेड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बार के बारे में, ऑटोनोमस कंजप्शन को कहते हैं हम सी बार, और ये वो होता है कि जब आपकी इनकम जीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन करेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। एमसीटीसी के रिलेशनशिप, एमसीटीसी होता क्या है, इनके न्यूमेरिकल फीचर्स, इनके इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कौन से, कॉमर्शियल बैंक के फीचर्स, आरबीआई के फीचर्स, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कैसे करती है, इसके जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है और जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, बैंक रेट, सीआरआर, इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एडी एंड एएस पर आप बहुत लंबा चौड़ा लिख सकते हो।
AD इक्वल टू AS इक्विलिब्रियम होता है, AD ग्रेटर देन AS एक्सेस डिमांड, जिसकी वजह से डेफिशिएंट इन्फ्लेशन हो जाती है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? AD ग्रेटर देन AS है तो हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देकर। कब तक? जब तक AD इक्वल टू AS नहीं हो जाता। AD ग्रेटर देन AS की कंडीशन में एक्सेस डिमांड आ जाएगी। ये किस वजह से आई? जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इन्होंने फाइनल गुड्स की डिमांड बढ़ा दी। ठीक है ना? फिर आपका आ जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब होता है जैसे जैसे एक फिक्स फैक्टर एक वेरिएबल फैक्टर के साथ कंबाइन होता है, एक नई मशीन पर दो लेबर काम कर सकती हैं और दो ही कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़िया होगा। जैसे जैसे लेबर बढ़ती जाएगी, दो से ज्यादा होती जाएगी, उतने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन कम होता जाएगा और एक पॉइंट पर खत्म हो जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। तो उसके तीन स्टेज जो होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव, वो पढ़ना है आपको। टीयू और एमयू का रिलेशनशिप, टीयू एमयू होता क्या है? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने 10 समोसे लिए, पहला समोसा खाया, मान लीजिए 100 का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खाया तो पहले से कम मिलेगा, तीसरा खाया एंड सो ऑन। इस 10 समोसे खाने पे पूरा का पूरा जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला वो टीयू है, और पहले के बाद जब दूसरा खाया फिर तीसरा खाया, इसमें जो चेंज आ रहा है वो हमारा एमयू है। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको देख लेना, जब भी हम कहीं पे पैसा खर्च करते हैं तो पैसे को खर्च करने के बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला इन रिटर्न, उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको इंडिफरेंस कर्व एनालाइज के हिसाब से आपको पढ़ना है कि जब कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हो तब क्या होगा, और टू कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हो तब क्या होगा। एट लास्ट बीओपी के बारे में एक केस स्टडी आ सकती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है हमारा? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे भारत के बाहर से जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको हम इसमें देखते हैं। इसमें हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रियल एसेट्स परचेज एंड सेल, फाइनल एसेट परचेज एंड सेल, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पेपर जाने से पहले ये सारे टॉपिक एक बार अच्छे से कर जाना। इनमें से 60 से 70% तो मैं कह सकता हूं कि इसमें से आएगा ही आएगा। और पेपर होने के बाद वीडियो पे वापस जरूर आइएगा और बताइएगा जरूर कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना।